नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आधुनिक भारत का इतिहास, इसका संपूर्ण रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। और यह आपके सभी ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम समय में संपूर्ण रिवीजन, यह लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आधुनिक भारत का इतिहास क्या था, है ना। तो कहाँ से शुरू होता है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। कौन आता है? यूरोपीय कंपनियाँ आती हैं। उसमें कौन आता है? सर्वप्रथम आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली कहाँ आता है? वास्को डी गामा भारत में कब आता है? 1498 में। क्या करता है यह जो पुर्तगाली आता है वास्को डी गामा, क्या करता है भारत के लिए? समुद्री मार्ग की खोज करता है। भारत की खोज नहीं, समुद्री मार्ग की खोज। भारत तो पहले से भी था। और जब यह वास्को डी गामा आया, उसका जो सहायक था वो था अहमद इब्न मजीद। यह एक भारतीय ही था। और कहाँ आया? कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा कालीकट तट पर आता है, ठीक है। वहाँ का शासक होता है जमोरिन, उसके द्वारा स्वागत किया जाता है। जब ये लौटता है, लौटते समय कौन? ये वास्को डी गामा लौटते समय लेके मसालों के व्यापार से 60 गुना अधिक व्यापार कमाता है। आप समझ सकते हैं, 1 रुपये खरीदा, 60 रुपये का बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ। आगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। इसके बाद आता है कौन? फ्रांसीसी आते हैं। उसमें कौन आता है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। क्या आता है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और यह भारत में पदभार ग्रहण करने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ब्लू वाटर पॉलिसी जो लाया था, या फ्रांसिस्को द अल्मीडा ही लाया था। नीले शांत जल की नीति। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन बना है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। जो वास्तविक संस्थापक था वो था अल्फांसो द अल्बुकर्क। पूछा जाए कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। कोचीन भारत में यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता कौन था? ये अल्बुकर्क था। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। जो यहाँ के राजा थे उनसे क्या किया? गोवा छीना। फिर मलक्का दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी एवं हरमुज भारत की खाड़ी के मुहाने पर भी क्या कर लिया? अधिकार किया। इसके बाद देखते क्या होता है। इसके बाद आती है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पुर्तगाली कंपनी थी, अब आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1599 में। इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल पर शुरुआत होती है। यह 1600 में निगमनीकरण तथा एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु एक अधिकार का एक पत्र प्रदत्त किया जाता है। पत्र जारी किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर यह 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया जाता है। जब 1600 में कंपनी भारत आ जाती है तो इस कंपनी का अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया जाता है और वहाँ का शासक होता है जहांगीर। 1613 में अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में खोला। कहाँ खोला? सूरत में स्थायी कारखाना पूछेगा, ठीक। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती। कौन आती है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। मूल नाम क्या था? कंपनी फ्रांसिस द इंडिस ओरिएंटल्स। इसकी स्थापना होती है 1664 में। कब होती है स्थापना? कौन करता है? मंत्री कार्लबर्ट के अनुरोध पर लुई के द्वारा, ठीक। प्रकृति क्या थी? राज्य द्वारा निर्मित था। खर्च है तो राज्य द्वारा प्रदत्त था। और इसने 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना करती है। फ्रांसीसी भी कहाँ करते हैं? सूरत में करते हैं।
और 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो अभियान दल के साथ भारत यह रवाना होता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती, जिसे बोलता सूतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जाव चारनाक। कौन था? जाव चारनाक। कोची ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ। कब हुआ? 1814 ईस्वी में। कुछ परीक्षा के फैक्ट हैं कि भारत में सबसे पहले आने वाला 1498 में और सबसे अंत में जाने वाला 1961 में कौन थे? पुर्तगाली ही थे। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। बहुत अच्छे फैक्ट जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की कहाँ? कन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया गया। किसके द्वारा? मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा? मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना स्थल क्या है? जो डच फैक्ट्री है वो है मछलीपट्टनम। कौन फैक्ट्री? डच फैक्ट्री। डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1627 में कहाँ स्थापित होती? पीपली में। विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष पूछा जाता है ना, तो 1505 में एस्टादो द इंडिया जो पुर्तगाली कंपनी थी उसका नाम था एस्टादो द इंडिया, पुर्तगाली कंपनी थी। कब आई? 1505 में। उसके बाद 1600 ईस्वी में दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेजी की कंपनी कब आई? 1600 में। फिर 1664 में आती है कंपनी फ्रांसिस देश ओरिएंटल फ्रांसीसी आते हैं। 1664 में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं भारत में। इसके बाद 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और 1602 में वेरेनिजे वेस्ट इंडीज से कंपनी यूनाइटेड ईस्ट कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ये आती है 1602 में। देखिए आगे क्या होता है। तिथि है 12 अगस्त 1765। पक्ष मुगल, अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य क्या होता है? संधि होती है। ठीक है, कौन संधि होती? प्रथम संधि होती है इनके मध्य। उसके बाद जो इलाहाबाद की संधि होगी, ये प्रथम कहाँ होती है? 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होगी। फिर 16 अगस्त 1765 अंग्रेजों और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य द्वितीय संधि होती है। ठीक है, ये अब प्रथम मद्रास संधि होती है अंग्रेज और हैदर अली के पक्ष में 1769 में। और 1764 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य होती है मैंगलोर की संधि। ध्यान दीजिएगा, 1765 में अंग्रेज और मुगल शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद संधि प्रथम होती है। दूसरा 16 अगस्त 1765 को अंग्रेजों और अवध के राजा के मध्य होती द्वितीय होती है। 1784 में मैंगलोर की संधि होती है और साल बाई की सन 1782 में अंग्रेजों और मराठे की युद्धि। क्वेश्चन कई बार पूछा गया साल बाई की संधि कब हुई? 1782 में हुई और किसके किसके मध्य? अंग्रेज और मराठों के मध्य। मद्रास की संधि होती है अंग्रेज और हैदर अली के मध्य। क्लियर? देखिए प्रमुख व्यापारिक केंद्र जैसे अहमदाबाद, नागपट्टिनम, चिनसुरा, कोचीन, आगरा, भरूच, सूरत, मछलीपट्टनम तो क्या हैं? औद्योगिक केंद्र हैं। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है, मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष। कर्नाटक प्रथम युद्ध होता है। प्रश्न पूछा था कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये होता है 1746 से 1748 तक चलता है। तत्कालिक कारण क्या था? कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ का कारण क्या था? अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करना। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र ये भी था। और एक्साला 1748 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध
समाप्त होता है। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध कब होता है? आंग्ल और फ्रांसीसी के मध्य होता है। वांडीवास युद्ध अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी होता है। समय था 1760 और नेतृत्व करता था अंग्रेजी सेना का आयरनकूट और फ्रांसीसी था काउंट डी लाली। कौन था? परिणाम होता है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज विजेता होते हैं। उसके बाद पुर्तगाली गवर्नर देखिए, पुर्तगाली गवर्नर जो होता है नूनो द कून्हा का 1529 से 1538 ईस्वी तक बना रहता है। जो पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की जो अनुमति देता है कहाँ मिलती है? सतगांव और चटगांव में। कौन देता है वहाँ? गियासुद्दीन महमूद वहाँ का शासक होता है, बंगाल का शासक। और 1505 में फ्रांसिसो द अल्मीडा वायसराय नियुक्त होता है। ठीक है। कन्नौर में अपनी औद्योगिक केंद्र स्थापित करता है और पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता भी इसी को कहा जाता है। गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? मैनुअल एंटोनोवा वास्कोलेस्को। पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन और वापसी होने लगती है इसके काल में। 1661 में वैवाहिक संधि, जो पुर्तगाली होते हैं भारत में क्या करते हैं? वैवाहिक संधि करते हैं और यहाँ के लोगों से शादियाँ करना शुरू करते हैं। और इसी टाइम पर चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट और कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी के मध्य क्या होता है? विवाह होता है। ठीक है। जब चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का विवाह होता है तो इस विवाह में पुर्तगाली जो विवाह होता है 1662 में चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रांत दे देते हैं। सोचिए, ये विदेशी आए और हमारा ही देश दहेज में दे रहे थे, हमारे देश की कुछ जगह हैं। फिर 1668 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई को 100 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को प्रदत्त कर दिया जाता है। रणजीत सिंह ने तोप, गोला, बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए। कहाँ किए थे? लाहौर तथा अमृतसर में। आमेर के सवाई जयसिंह ने न्यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद कराया। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। और कुछ विश्लेषणीय हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई समाप्त किया 1818 में। द पानियर समाचार पत्र का प्रारंभ, द पानियर समाचार, ध्यान से दीजिएगा, द पानियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से किया गया। किसने किया था? जॉर्ज एलन ने किया था। और 1878 में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। कौन थी? अमृत बाजार पत्रिका। राजसी उपाधि अधिनियम पारित हुआ 1876 में। पारित कहाँ किया गया? ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में अधिनियम पारित होता था और भारत में लागू होता था। सोचिए, प्रावधान क्या था कि महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई कि जो भारत का राजा है वो महारानी विक्टोरिया है। कब? 1877 में। ठीक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूपित और प्रस्तुत किया लॉर्ड डलहौजी के समय। विधवा पुनर्विवाह कब आया? लॉर्ड डलहौजी के समय। अधिनियम जो तिथि थी 16 जुलाई 1856 में। और तत्कालिक गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। प्रस्तुत करता लॉर्ड डलहौजी, वहाँ का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नियम 15 के तहत विधवा वैध, उत्पन्न संतान वैध। मुर्शीद कुली खान क्या करता है? ये मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त गवर्नर था। किसके द्वारा? अंग्रेज यानी औरंगजेब के द्वारा। फिर होता क्या है? 1713 ईस्वी में हरकुसियार द्वारा बंगाल का उप सूबेदार नियुक्त किया जाता है और इजरा व्यवस्था, भूमि बंदोबस्त
प्रारंभ करता है। बंगाल का दीवान औरंगजेब की मृत्यु के समय 1717 में फर्रुखसियार द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त होता है और राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर देता है, क्योंकि 1717 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खां, देखिए, यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की। किसने की? अलीवर्दी खां ने कहा यूरोपीय शक्तियाँ मधुमक्खी की तरह हैं। अंग्रेजों के प्रति यह कथन था, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, यदि छोड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगे। यह कथन किसका था? अलीवर्दी खां का था। और यह 1740 से 1756 तक शासन करता है। अलीवर्दी खां के कुछ फैक्ट हैं। 1733 बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन द्वारा बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया गया और 17 अप्रैल 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां परास्त बंगाल की गद्दी पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। विशेष तथ्य यह कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से धन के बदले पुष्ट पुत्र प्राप्त करता है। जो अलीवर्दी खां है, स्वर्ण रेखा नदी पर बंगाल एवं मराठों के मध्य सीमा बनाता है। उत्तराधिकारी को बनाता है सिराजुद्दौला नियुक्त करता है और 1756 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सिराजुद्दौला जब पद पर बैठता है, अलीवर्दी खां का दौहित्र एवं उत्तराधिकारी बनता ही है सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना इसी के टाइम पर होती है। लगभग एक काल कोठरी में अंग्रेजों को बंद कर देता है, उसे ब्लैक होल की घटना कहा गया है। ये पश्चिम बंगाल में हुई 20 जून 1756 को होती है। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से परास्त होता है। जो प्लासी का युद्ध होता है 1757, इसमें सिराजुद्दौला क्लाइव से क्या होता है? परास्त होता है। सिराजुद्दौला के प्रिय प्रतिद्वंदी थे। प्रश्न पूछा जाता है, दे देता है कि इनमें कौन कौन प्रतिद्वंदी थे। तो इनमें से थे शौकत जंग, पूर्णिया का नवाब, घसीटी बेगम जो इसकी मौसी थी, मीर जाफर अली, बंगाल के सेनानायक जो था। मीर कासिम बैठता 1760 से 1763 तक। जब वो परास्त होता है सिराजुद्दौला, उसके बाद गद्दी पर बैठता है मीर कासिम। कौन बैठता है? मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य था। सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर किया। किस पर किया? यूरोपीय पद्धति पर किया। पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार पूर्व में था। ये मुंगेर में तोपें व तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था शुरू किया और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हुआ। कब? 1764 में। रॉबर्ट क्लाइव जननेता सैनिक के रूप में, इसको जननेता सैनिक के रूप में कहा जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो होता है रॉबर्ट क्लाइव ही है। सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया 1757 में। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला भी कहा जा सकता है इसको। बंगाल का गवर्नर बना रहा 1757 से 1760 तक, 1765 से 1767 तक। इलाहाबाद की संधि जो होती है, इलाहाबाद की जो संधि होती है 1765 में, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन के मध्य होती है। श्वेत विद्रोह, अंग्रेज सैनिकों का श्वेत विद्रोह होता है। संस्थापक बंगाल का लुटेरा राज्य का। बक्सर का युद्ध देखिए, पक्ष में थे मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज की तरफ से सेना की कमान संभाल रहा था मेजर हेक्टर मुनरो। 22 अगस्त 1764 को बक्सर का युद्ध होता है और कौन था? हेक्टर मुनरो था। बंगाल का तत्कालीन नवाब मीर जाफर था और बंगाल का तत्कालिक गवर्नर हेनरी वेंसी टार था उस टाइम पर। प्लासी, वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है, जो आज भागीरथी नदी किनारे है। कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवान कार्य हेतु थे। मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए। पूछा जाता है
कि मोहम्मद रजा खान कहाँ के लिए थे? बंगाल के लिए थे। राजा सिताब राय बिहार के लिए उनको दीवानी दी गई। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर था, जो अंग्रेज़ों की तरफ से बैठाया गया था। शाह आलम द्वितीय जो होता है, इलाहाबाद द्वितीय संधि के घटनाक्रम शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में होता है, 1759 से 1806। अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद अब प्रयागराज में रखा गया, जो इलाहाबाद को अंग्रेजी संरक्षण में रखा गया क्योंकि इलाहाबाद की संधि हो चुकी थी। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तक कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को दे दिए गए। शाह आलम द्वितीय द्वारा 12 अगस्त 1765 का फरमान था, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दिया गया। प्रदत्त मतलब दे दिया जाता है। ये समझौता हुआ था। कंपनी द्वारा सम्राट को 22 लाख रुपए पेंशन प्रतिवर्ष दे होगा, कंपनी देगी। यही समझौता हुआ था इलाहाबाद की संधि में। डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राज दरबारों को नियुक्त करवाया। सूरज फ्रांस का भारत को पहला व्यापारिक सूरत, यहाँ सूरत है, ये सूरत है, फ्रांस का भारत को पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया गया। क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। देखिए पंजाब की बात करते हैं, राजा रणजीत सिंह होते हैं वहाँ पास, और एक जन्म होता है 13 नवंबर 1780 को। राजा रणजीत सिंह का जन्म होता है 13 नवंबर 1780 को, और सुकरचकिया मिसिर के मुखिया मह सिंह के घर में होता है। जो अमृतसर की संधि होती महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स टी मेटकाफ के मध्य होती है 1809 में, 25 अप्रैल 1809 को। डेट कम ही पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है किसके मध्य होती है? अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह चार्ल्स टी मेटकाफ के मध्य होती है। फिर चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवा कर वापस जमान शाह के पास भेजा। जमान शाह अहमद शाह अब्दाली का पोता था। जो अहमद शाह अब्दाली था अफगान का, उसका पोता था। अहमद शाह अब्दाली ने के पोते जमान शाह ने लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दी। 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाया। राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी, पूछा जाता है प्रश्न। जमान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार माना। 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर छीना और शाह शुजा रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार दिया। विक्टर जकमा फ्रांसीसी एक यात्री था। रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। किससे की जाती है? नेपोलियन बोनापार्ट से। फकीर अजीजुद्दीन रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था। पूछा जाएगा फकीर अजीजुद्दीन कौन था? तो रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था। प्रसिद्ध कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक साथ निगाह से देख लूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी ले ली। पंजाब लाहौर राजनीतिक राजधानी, अमृतसर क्या थी? धार्मिक राजधानी पर अधिकार किसका था? राजा रणजीत सिंह का था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। देखो भाई, गवर्नर जनरल कौन रहता है? लॉर्ड हार्डिंग रहता है। सेनापति लॉर्ड क्यूगफ होता है। उस टाइम पर युद्ध की घोषणा होती है 13 दिसंबर 1845 को। कब होगी? 13 दिसंबर 1845 को होती है। मुद्दकी, फिरोज शाह, बड़ोवल, बद्दोवाल, अलीवाल, सबराव अनिर्णित युद्ध होता है। निर्णायक सेना सिख सेना की क्या होती है? पराजय होती है। और संधि कहाँ की होती है? लाहौर की संधि होती है। चिलियांवाला युद्ध होता है 13 जनवरी 1849 को। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड गप अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था। शेर सिंह सिख सेना का नेतृत्व कर रहे थे। चिलियांवाला युद्ध, और परिणाम क्या था? अनिर्णित था, कोई रिजल्ट नहीं आया था। तत्कालीन गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजों तथा सिखों के मध्य भैरोवाल की संधि हुई। उसकी भैरोवाल की संधि होती है। अंग्रेजों तथा सिखों के मध्य
भैरोवाल की संधि होती है 22 दिसंबर 1846 को। गुजेरत युद्ध को जाना जाता है तोपों के युद्ध के नाम से। गुजेरत युद्ध जो होता है तोपों के युद्ध के नाम से जाता है, क्योंकि कथन में लिख देगा गुजेरत युद्ध तोपों के नाम से जाना जाता है, तोपों के नाम से नहीं जाना जाता। इनमें से सही छांटिए, है ना। लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाम सिंह को बेचा 75 लाख रुपए में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल युद्ध होगा, सिख युद्ध की समाप्ति होती है, पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब पर शासन हेतु आदेश पारित किया जाता है। अध्यक्ष 3 सदस्य परिषद गठन होता है। अध्यक्ष होते हैं सर हेनरी लॉरेंस और सदस्य होते हैं सर जॉन लॉरेंस। 4 ग्रीवनले मानसेले। राजा दलीप सिंह अंतिम शासक थे सिख साम्राज्य के। कार्यकाल था 1843 से 1849 ईस्वी तक। धर्म परिवर्तन, सिख से ईसाई बने। यात्रा कहाँ की? रूस की। पलायन किया, अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन निकल गए। निधन 1893 में पेरिस में हो जाता है और अंतिम इनका होता है इंग्लैंड में। मैसूर युद्ध देखिए, जो मैसूर का टाइम पीरियड चलता है, समय अवधि चलता है 1767 से 1769 ईस्वी में। हैदर अली बनाम अंग्रेज युद्ध, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 के मध्य होता है। हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य होता है और हैदर अली विजेता होता है। तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर था वेरेसट। युद्ध की समाप्ति होती है, मद्रास की संधि होती है 4 अप्रैल 1769 को। ठीक, मद्रास की प्रथम संधि कह सकते हैं इसको। फिर आंग्ल द्वितीय युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। समय अवधि होता है 1780 से 84 के मध्य। हैदर अली 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण, कर्नल बेली के नेतृत्व वाली सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लेते हैं। द्वितीय आंग्ल युद्ध में हैदर अली बनाम अंग्रेजों के मध्य होता है पोर्टो नोवा और पोलीलूर में। सोलिंगर एयरपोर्ट ने हैदर अली को हराया। सोलिंगर एयरपोर्ट ने हैदर अली को हराया। टीपू पोलीलूर ने हेक्टर मुनरो को परास्त किया। 1784 में होती है मैंगलोर की संधि। पूछा जाता है मैंगलोर की संधि किसके मध्य होती है? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है इसी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता 1791 में। अंग्रेज मराठा निजाम बनाम टीपू होता है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। टीपू का आधा राज्य अंग्रेज और उनके साथियों को मिल जाता है। टीपू से लगभग 3 करोड़ रुपए क्षति के रूप में अंग्रेज वसूली करते हैं। ब्रिटिश जनरल था कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में टीपू सुल्तान तक कॉर्नवालिस के मध्य होती है। परिणाम ये होता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790-1792 तक चला हुआ उसका समापन हो जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व करते थे वेलेजली और हैरिस एवं स्टुअर्ट। और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। राजधानी कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम, और जैकोबिन क्लब की स्थापना भी यहीं किया था। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलेजली को उपाधि दी मार्क्विस की। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया, जिससे वहाँ की जनता परेशान न हो, दुखी न हो। और कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेज राज्य में मिला लिया। अंग्रेज ऐसे ही करते थे। गवर्नर जनरल, वायसराय, गवर्नर जनरल और वायसराय 3 स्थितियाँ होती हैं। देखिए, रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ।
है ना। क्या होता है 1935 से 1947 ईस्वी में बराबर के संघ की नीति होती है। फिर 1765 से 1813 तक सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति घेरे की नीति आती है। और 1740 से 1764 ईस्वी तक कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष होता है। 1858 से 1835 ईस्वी तक अधीनस्थ संघ की नीति चलती है। 1813 से 57 ईस्वी तक अधीनस्थ पार्थक्य की नीति चलती है। तो वारेन हेस्टिंग आता है, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति करता है और बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर नियुक्त होता है। ठीक है, बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग है। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित कर देता है। ये राजस्व सुधारों के लिए परीक्षण अशुद्धि करता है। महाभियोग मुकदमे का सामना भी कौन किया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वेले चली जाता है। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ कहाँ कौन कौन सी रियासतें थी? वह हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, बरार, सिंधिया और जोधपुर था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो टाइम होता है, यह बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का गवर्नर प्रथम गवर्नर जनरल बनता है 1828-1830 तक। इसने ही बालिका शिशु वध को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया। भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। 1834 में भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। इसको ठगों के विरुद्ध कार्यवाही की कैप्टन सलीमैन की नियुक्ति करता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या करता है? ठगी प्रथा का अंत करता है। 1931 में मैसूर का तथा 1834 में दुर्ग कछार का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेता है। अफीम के व्यापार को नियमित अनुपत्रित करके केवल बम्बई बंदरगाह से ही निर्यात की अनुमति देता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय चल रहा है। निजाम नसीरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुलाया। अब आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कानून की विशिष्टता का नियम कॉर्नवालिस नियम आता है, भारत में लागू होता है। कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत करता है। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित व्यवस्था लागू करता है और कर और न्याय प्रशासन पृथक करता है। भारत की प्रोविंस विधाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ करता है। मृत्यु होती 5 अक्टूबर 1805 को। इसी की लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है गाजीपुर में है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहता है। अवध का विलय करता है। वाजिद अली पर कुशासन का आरोप लगाता है कि कुशासन बहुत हो गया है, मारकूट ये सब चल रहा है। भारत में रेल निर्माण के दिशा में प्रथम प्रयास इसी ने किया। इसी के टाइम पर 1853 में बम्बई से थाने के मध्य रेल चलती है। एक अलग लोक निर्माण विभाग जिसे PWD कहते हैं उसकी स्थापना करता है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय करता है। ये हड़प नीति है किसका? सतारा 1848 में करता है। जयपुर संभलपुर 1849 में और बघाट को 1850 में करता है। और झांसी को 1854 में, उदयपुर 1852 में और नागपुर 1854 में। इन सबको अंग्रेजी शासन में मिला लेता है। करौली 1855 में व्यक्तिगत प्रस्ताव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, नहीं तो उसको मिला लेता। भारत में विद्युत तार का प्रारंभ करता यही है। जो भारत में लाइट आई है यही किया। 1852 में ओ शेख नेसी विद्युत तार विभाग का अधीक्षक नियुक्त किया गया था। 1857 ईस्वी के एक विद्रोही का मृत्यु पूर्व कथन स्टार ने हमारा गला घोंट दिया, ऐसा इसने कहा। अवध का विलय 1854 ईस्वी में सलीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया। जेम्स आउट्रम को आउट्रम इसी की रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया। अवध को आउट्रम की रिपोर्ट बनाया कि उसने वहाँ कुशासन है उसी के आधार पर विलय किया
और 7 फरवरी 1856 का अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लेता है। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, और इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा करती हैं। उद्घोषणा होता है इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित किया जाता है मिंटो पार्क में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति होती है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही, और अंग्रेजी शासन की स्थापना होती है। कंपनी का शासन अब खत्म होगा यहाँ से। भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की जाती है। लॉर्ड एलनबरो कार्यकाल था 1842 से 1844 ईस्वी के मध्य। दास तथा प्रथा उन्मूलन करता है। दास प्रथा का उन्मूलन करेगा। किसका दास प्रथा का उन्मूलन करता है? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 में होता है। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य में विलय हो जाता है 1843 में। लॉर्ड मेयो जो 1869 से 1872 तक रहता है, इसी के शासनकाल में प्रथम जनगणना प्रारंभ होती है। यही उसका मेन फैक्ट है। लॉर्ड एलनबरो शेर अली फरीदी द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हत्या कर दी जाती है। शेर अली फरीदी द्वारा अंडमान में लॉर्ड एलनबरो की हत्या कर दी जाती है। प्रथम वायसराय जिसकी कार्यकाल के दौरान हत्या हुई लॉर्ड एलनबरो था। देखिए, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? तो यह है लॉर्ड रिपन। ठीक। 1861 में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त हुए अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। जैसा करजन का साल करजन यानी दुर्जन, उस जैसा औरंगजेब सेम एक जैसा था, ऐसा कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करता है लॉर्ड हार्डिंग 1811 में घोषणा करता है। 1911 में घोषणा करता है। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बनाया गया लॉर्ड वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। अरगिल के सुझाव पर सीपित विभाग यानी अरगिल के साथ कौन विभाग बनता है? पुरातत्व विभाग। कौन सा विभाग बनता है? पुरातत्व विभाग। देखो भाई, जो गवर्नर जनरल होता है, बंगाल का विभाजन किसके काल में होता है? करजन के काल में। जो लॉर्ड दुर्जन करजन है, इसी के काल में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में लगता है। और जो सामाजिक सुधार होते हैं विलियम बेंटिक के काल में होता है। चूक का सिद्धांत और हड़प नीति कौन है? ये डलहौजी है। ठीक है। किसके काल में क्या हुआ? ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ करता था। ये करता था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1893 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था करता है। इसका अन्य नाम था इस्तमरारी, बागीरदारी, मालगुजारी, बिसेवदारी। जो क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी आदि के क्षेत्रों में लागू होता है। ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूभाग में स्थायी बंदोबस्त लागू होता। कितने प्रतिशत में? 19% में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रावधान क्या था? जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित किया गया। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को दे तथा 1/11 भाग जमींदारों के पास रहेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? जन्मदाता था टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो जन्मदाता थे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। क्षेत्र आप लोग को बताना किस क्षेत्र में फैला हुआ था? सर्वप्रथम तत्कालीन मद्रास चेन्नई के 12 महल जिले में लागू होता है। रैयतवाड़ी क्षेत्र कहाँ लागू होता है? ये लागू होता है 12 महल में लागू होता है, चेन्नई में। फिर उसके बाद मद्रास के कुछ हिस्से में, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में लागू हो जाता है। ठीक है। फिर ब्रिटिश भारत में लगभग 51% में लागू होता है। स्थायी बंदोबस्त 19% में लागू होता है और इसको क्या बोलते हैं? रैयतवाड़ी 51% पर लागू होता है। रैयतवाड़ी के लिए प्रावधान क्या थे? भूमि के मालिकाना कब्जादारी का अधिकार, कृषक भूमि स्वामित्व की स्थापना। इसमें कृषक
किसान होगा वह मालिक होगा किसका? भूमि का। उच्च लगान दर था। रैयत के लिए और क्या प्रावधान थे? भूमि के मालिकाना कब्जेदारी अधिकार प्राप्त होता है, कृषक भूमि स्वामित्व की स्थापना करता है, उच्च लगान दर रहता। सही है। महालवाड़ी पद्धति, एक होता है महालवाड़ी, प्रत्येक ग्राम अथवा महाजागीर का एक भाग के साथ कर अनुबंध, ग्राम समाज ही समृद्ध भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होगा। ग्राम समाज होगा वह इसका स्वामी होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू होगा। ब्रिटिश भारत के लगभग 30% क्षेत्र में क्या हो जाता है? यह लागू हो जाता है। धन बहिर्गमन सिद्धांत, देखिए होता क्या था, दादा भाई नौरोजी ने बिल्कुल सही कहा, इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया में पहली बार धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इनके क्या हैं? प्रमुख है पुस्तकें लेख हैं। इन्होंने कहा कि भारत से ये धन कमाते हैं और विदेशों में ले जाते हैं। धन बहिर्गमन सिद्धांत क्या है? धन के निकास को इन्होंने इविल्स ऑफ ऑल इलविस अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा। अवधारणा क्या थी? भारतीय धन संपत्ति एवं माल का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक व्यापक तथा भौतिक लाभ का अभाव देते थे, मतलब नहीं देते थे। स्वरूप क्या था इसका? सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेस अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक सैन्य शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव द्वारा सारा व्यय, 1919 तक भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन थे। मतलब कुल मिलाकर पैसा यहाँ से ही भारत नहीं विदेश में जाता था, यहाँ जो भी पैसे खर्च करने के लिए। महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त अर्थशास्त्री की पुस्तक इकोनॉमिक्स द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लेख में लिखित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव क्या हुआ? कि औद्योगिकीकरण हुआ। भारत में क्या हुआ? औद्योगिकीकरण हुआ। और भारतीय हस्तशिल्प क्या हुआ? उसका नुकसान हुआ, ह्रास हुआ। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, उसका जो प्रभाव था गरीबी में वृद्धि हुई। जब उद्योग ह्रास हुए किसानों को हानि होता है, ग्रामीण में ऋणग्रस्तता, मतलब कर्ज बढ़ता है। नकदी फसलों को महत्व देने पर खाद्यान्नों में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? ग्रामीणीकरण थी। भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन होता है, भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहित किया जाता है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति कारण क्या? तत्कालिक कारण क्या होता है? चर्बी वाले कारतूस कारण था। 1857 ईस्वी में बैरकपुर में सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके अन्य कारण भी थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण भी थे। प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की गिनौती नीतियाँ, तात्कालिक कारण और चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। इसलिए 1857 की क्रांति होती है। 1857 जो क्रांति होती है, घटनाक्रम कैसे होता है? 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होती है और 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। कुछ कथन हैं वो जरूरी है। सर जेम्स ट्राउट और डब्ल्यू टेलर कहते हैं मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था 1857। जॉन लॉरेंस सीले कहते हैं केवल एक सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स कहते हैं बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था। वी.डी. सावरकर कहते हैं स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। वी.डी. सावरकर। आर.सी. सावरकर कहते हैं तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय है न स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए इसी टाइम में कुछ पुस्तक लिखे गए हैं। वी.डी. सावरकर ने लिखा है द